स्टूडेंट्स, कैसे हो? आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, गायनेकोलॉजी। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। वेटनरी में बहुत सारे केस आते हैं गायनेकोलॉजी के। यदि आपको गायनेकोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई तो आपको फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी, ट्रीटमेंटों में और एआई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं गायनेकोलॉजी। क्या होती है गायनेकोलॉजी? गायनेकोलॉजी, इसके अंदर क्या है? जो मादा जनन अंग है, मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। मादा जनन अंग क्या है? ओवेरी हो गई, यूट्रस हो गया, या उसके अंदर जो एक्टिविटी होती है, कैसे बच्चे का जन्म होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और कौन कौन सी बीमारियां होती है, जैसे प्रोलेप्स हो गया, या रिपीट ब्रीडिंग है, पायोमेट्रा है, जो भी बीमारियां होती है, फोलिकुलर सिस्ट है, उसको हम गायनेकोलॉजी में पढ़ते हैं। गायनेकोलॉजी क्या है? इसमें मादा जनन अंगों का अध्ययन किया जाता है। मादा जनन अंग के कौन कौन से अंग है जिनका अध्ययन किया जाएगा? इसमें फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनका हम अध्ययन करेंगे। जिस ब्रांच में, विज्ञान के जिस साइंस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल यानी मादा के जनन अंगों का अध्ययन करेंगे, उसको हम कहते हैं गायनेकोलॉजी। तो कौन कौन से जनन अंग है? सबसे पहला ओवेरी हो गया। ओवेरी, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। अंडाशय, ठीक है। इसमें अंडे का निर्माण होता है, ये प्राथमिक जनन अंग होता है। इसके अंदर ही अंडाणु बनता है, और साथ में जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, वो भी ओवेरी में बनते हैं। तो ये प्राथमिक जनन अंग की बात हो गई। ओवेरी से आगे चलते हैं यूट्रस की तरफ, तो क्या आ जाएगा? ओविडक्ट। ओविडक्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी। अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। अंडवाहिनी हो गई। अंडवाहिनी से आगे चलते हैं तो क्या आ जाएगा? यूट्रस। क्या आता है? यूट्रस यानी गर्भाशय। सभी पशुओं में गर्भाशय की संरचना अलग होती है। गाय में जैसे दो हॉर्न पाए जाते हैं, मेयर में गर्भाशय टी शेप होता है, किसी में डुप्लेक्स है, वो हम आगे बात करते हैं, इसके क्वेश्चन भी आते हैं। फिर आती है सर्विक्स। सर्विक्स हो गई। सर्विक्स जैसे सुअर में कैसी होती है? कॉर्क स्क्रू लाइक। केटल बफेलो में, डोमिनेंट में एंगुलर रिंग पाई जाती है, गोल गोल रिंग पाई जाती है, ठीक है। ये सर्विक्स की संरचना होती है, 3 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसके बाद में वेजाइना आती है। वेजाइना क्या होता है? कोपुलेटरी ऑर्गन भी होता है, और बर्थ कैनाल होती है, यहाँ से बच्चे का जन्म होता है। और इसके बाद में आती है वल्वा। क्या आती है? वल्वा। ये बाहरी संरचना होती है, वेजाइना से बाहर होती है, ये बाहर से दिखाई देती है, इसको हम क्या कहते हैं? वल्वा, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव अंग है। इन अंगों का अध्ययन करेंगे सभी का, उसको हम क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजी कहेंगे। अंडाशय है। अंडाशय क्या है? प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग का क्या मतलब होता है? ये फीमेल के प्राथमिक जनन अंग क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्या बनता है? एक तो अंडा बनता है, जिसको हम ओवम कहते हैं, अंडा बन गया। प्लस क्या बन रहे? हार्मोन बन रहे। हार्मोन में कौन से महत्वपूर्ण हार्मोन है? हार्मोन में एस्ट्रोजन हो गया। एस्ट्रोजन ये पशु को हीट में लाता है। और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये प्रेगनेंसी, जो गर्भावस्था है उसको मेंटेन रखता है, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है ये? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये हार्मोन हो गए। और ये क्या होते हैं?
ओवेरी के अलावा ये द्वितीयक जनन अंग है। जो ये प्राथमिक जनन अंग का क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जैसे यहाँ से अंडा निकला, फिर यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, यहाँ से बच्चा 9 महीने तक रहता है, पालन पोषण होता है, फिर सर्विक्स के द्वारा जब टाइम पीरियड पूरा होता है, सर्विक्स खुलती है, वेजाइना से बच्चे का फिर जन्म होता है। तो ये सब अंग आपस में जुड़कर काम करते, इसलिए इनको द्वितीय जनन अंग कहेंगे। लेकिन जो ओवेरी है इसको प्राथमिक कह रहे, क्योंकि मेन जो सेंटर है वो ओवेरी है। यदि अंडा ही नहीं रहेगा, इस्ट्रोजन हार्मोन नहीं रहेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं रहेगा, तो इन बाकी अंगों का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले ओवेरी का होना जरूरी है, इसलिए ये प्राथमिक जनन अंग है। ठीक, अब हम बात करेंगे ओवेरी के बारे में, अंडाशय के बारे में। अंडाशय, इसको क्या कहते हैं, ओवेरी। क्या बोलोगे, ओवेरी। इसकी हम पूरी बात करेंगे, संख्या में कितनी होती है, किसके द्वारा जुड़ी होती है, कौन कौन से हार्मोन बनाती है, इसकी शेप अलग अलग पशुओं में क्या होता है आकार, जैसे घोड़ी में मेयर में क्या होगी, गाय में कैसी शेप होती है, सुअर में कैसी होगी, इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इनसे कौन से हार्मोन आते हैं, तमाम जो चीजें होती है अंडाशय के अंदर उसका हम अध्ययन करेंगे। ओवेरी, ठीक है। सबसे पहला क्या है, ये प्राथमिक जनन अंग है, प्राथमिक मादा जनन अंग। प्राथमिक मादा जनन अंग हो गया, इसको मैं लिख दूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। किसमें है ये, फीमेल में है। ठीक है, अभी मेल की बात होती तो टेस्टिस आंसर जाता, ये फीमेल का प्राथमिक जनन अंग है, क्योंकि ये अंडाशय से ओवम का और हार्मोन का जो निर्माण हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, अंडाशय के अंदर। इसलिए इसको प्राथमिक जनन अंग कहना जरूरी होता है, क्योंकि मेन जो सेंटर है वो ओवेरी होता है। ठीक है, चलो ये बात हो गई। अब ओवेरी, अब ये कहाँ पर स्थित रहती है, पेल्विस के अंदर स्थित रहेगी। किससे जुड़ी रहती है ये, एक लिगामेंट होता है, लिगामेंट होता है, उसका नाम है मीजोवेरियम, लिगामेंट। ठीक है, मीजोवेरियम, मीजो ओवेरियम, क्या कहते हैं, मीजो ओवेरियम, मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम एक लिगामेंट होता है, एक संरचना होती है जो किसको जोड़ती है, मीजो ओवेरियम से ओवेरी, अंडाशय प्लस जो पेरिटोनियम का जो फोल्ड होता है, पेरिटोनियम का जो फोल्ड होता है उसको जोड़ता है। कौन जोड़ता है, मीजो ओवेरियम को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है। यानी एक लिगामेंट है मीजो ओवेरियम, ये ओवेरी प्लस जो पेरिटोनियम का फोल्ड है दोनों को आपस में जोड़ेगा। जैसे ये ओवेरी हो गई, ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब हो गया, इस ओवेरी को और जो पेरिटोनियम का ये फोल्ड है, ठीक है, इसके द्वारा जो मीजोवेरियम से ये जुड़ता है, जो ये बीच में है ये मीजोवेरियम है। ठीक है, मीजोवेरियम एक संरचना है जो दोनों को आपस में जोड़ती है। जैसे बोन को बोन जोड़ता है वो लिगामेंट जोड़ता है, उसी तरह ओवेरी को जो पेरिटोनियम के फोल्ड से जोड़ना जरूरी है, नहीं तो ओवरी अपनी जगह नहीं रहेगी, कभी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी गायब हो सकती है। इसलिए इसको जोड़ के रखने का काम कौन करता है, मीजो ओवेरियम इसको जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, मीजो ओवेरियम से जुड़ गई। अब रूमिनेंट की ओवेरी कैसी होती है, रूमिनेंट्स यानी जो रुमंती जानवर होते हैं, रुमंती जानवर कौन कौन होंगे, जैसे गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इसमें ओवेरी कैसी होगी, बादाम की तरह, आलमोंड शेप, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बादाम को, तो बादाम की तरह ओवरी होती है, बादाम के आकार की। ठीक है, बादाम देखिए छोटी होगी बादाम की तरह, और बीच में से मोटी और साइडों में कॉर्नर में पतली होती है, बादाम की तरह ओवरी होगी। ये हम रेक्टल पाल्पेशन करते पशुओं का रेक्टम से,
उसमें हाथ में आसानी से पकड़ में आ जाती है, उसको हम दबाकर अंगूठे से और अंगुली की मदद से फॉलिकल है, सीएल है, ओवरी की साइज और इसकी जो आकार होता है उसको हम देख सकते हैं। बादाम के आकार की होती है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अलमोंड शेप। ऑप्शन में आपको सीधा अलमोंड शेप भी मिल सकता है और बादाम के आकार की होती है। रूमिनेंट की बात करते हैं, ठीक है। सक्रिय कौन ज्यादा होती है, ओवेरी की संख्या कितनी होती है, 2 अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं संख्या में, 2 अंडाशय। लेकिन दोनों में से ज्यादा सक्रिय कौन सा होता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। ज्यादा सक्रिय कौन सा होगा, जहां पर खून का प्रवाह ज्यादा होगा, जिसको पोषक तत्व ज्यादा मिलेंगे वो ज्यादा सक्रिय होगा। जैसे किसी भी ऑर्गन को हमारे ब्लड की सप्लाई ज्यादा होगी तो वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ज्यादा एक्टिव कौन सा होगा, राइट साइड का, क्योंकि लेफ्ट साइड में रोमन आ जाएगा। जब पशु चारा पेट भर के खा लेगा तो रोमन वाली जो ब्लड सप्लाई वो दब जाएगी, उस साइड की ओवरी दब जाएगी, तो वहां पे पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो ज्यादा सक्रिय ओवरी कौन सी होती है, राइट साइड की, ठीक है। अंडाशय 2 होते हैं। सक्रिय कौन सा होता है, ज्यादा एक्टिव, सक्रिय अंडाशय, ठीक है। ज्यादा सक्रिय कौन सा होता है, राइट साइड का, राइट ओवेरी। इसको मैं राइट को क्या बोलते हैं, दाया, तो दाई अंडाशय, अंडाशय ज्यादा सक्रिय होता है, ज्यादा सक्रिय होता है। किसकी तुलना में, लेफ्ट की तुलना में ज्यादा सक्रिय होता है लेफ्ट ओवेरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, बाई, लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बाई अंडाशय, अंडाशय की तुलना में, की तुलना में। ऐसा क्यों होता है, अभी हमने बताया आपको कि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई है रोमन के कारण दब जाती है लेफ्ट साइड में। रोमन किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो वहां से जब पेट भरेगा तो रोमन का जो दबाव आएगा ओवेरी पे, वहां की ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, जिस कारण से यहाँ पे पोषक तत्व क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, और यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे राइट साइड में। तो क्योंकि ज्यादा सक्रिय क्यों होती है, इसका कारण है ना, क्योंकि यानी कारण है, क्योंकि रोमन, रोमन के कारण, जो लेफ्ट साइड में रोमन होता है, लेफ्ट साइड में रोमन के कारण जो ब्लड सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई राइट की तुलना में, राइट की तुलना में कम होती है, तुलना में कम होती है, ठीक है। अब आपको एग्जामिनर बोल दे कि बकरी में कौन सी ओवरी सक्रिय होगी, ज्यादा सक्रिय कौन सी ओवरी होगी, तो बकरी किस में आएगी, रूमिनेंट में, गाय भैंस भेड़ बकरी, कौन सी ज्यादा सक्रिय होगी, तो राइट ओवरी ज्यादा सक्रिय होगी। यही बात भेड़ पे लागू होगी, यही बात भैंस पे लागू होगी, और यही बात गाय पर लागू होगी। कौन सी ज्यादा सक्रिय होगी, दाई अंडाशय ज्यादा सक्रिय होगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। एक क्वेश्चन आकार का बनता है, चाहे गाय का पूछे चाहे भेड़ का पूछे, सबका आकार कैसा होगा, एलमोंड शेप, बादाम के आकार की ओवेरी होती है, ठीक है। और ओवेरी से क्या बनता है, यहाँ पे क्या बनेगा, अंडा, ओवम बनता है, प्लस क्या बनेंगे, हार्मोन। इससे मैं लिख रहा हूं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन, इनहिबिन हार्मोन भी यहीं से बनता है, ठीक है। ओवेरी के अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल होती है, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, वो हम आगे पढ़ेंगे, वहां से इनहिबिन हार्मोन बनता है। प्लस ऑक्सीटोसिन भी बनाती है, जो सीएल है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी बनाती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आप और भी पढ़ोगे ब्रेन से, जो हाइपोथैलेमस है वो भी बनाती है, और इसका संचय कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इनहिबिन, प्रोजेस्टेरोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, साथ में रिलैक्सिन हार्मोन है, ये भी बनता है। कहां से बनेगा, सीएल से। ये हार्मोन तमाम जो ओवेरी से बनते, ठीक है। एस्ट्रोजन कहां से बनेगा, ग्रेपियन फॉलिकल से, प्रोजेस्टेरोन सीएल से, तो सीएल भी ओवेरी के अंदर ही रहेगी, और ग्रेपियन फॉलिकल भी ओवेरी के अंदर रहती है। इनहिबिन, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन, ये हार्मोन बनते हैं ओवेरी में, इसलिए इसको हम प्राथमिक जनन अंग कहना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, कहना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण काम कर रही है। पूरी फीमेल का प्रतिनिधित्व कौन करती है, ओवेरी।
यदि एस्ट्रोजन ही नहीं रहेगा तो फीमेल का क्या मतलब, फिर अंडा ही नहीं बनेगा तो वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होगी। तो ओवेरी को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। ठीक है, तो एक ये इम्पोर्टेंट है। एक है मीजो ओवेरियम है, ये संरचना होती है, इसको हम लिगामेंट कहते हैं, मीजो ओवेरियम। ये क्या करता है, ओवेरी को पेरिटोनियम के फोल्ड से जोड़ कर रखता है ताकि ओवरी अपनी जगह फिक्स रहे, इधर उधर गति नहीं करे। ठीक है, नोट करो। हमने केटल के बारे में पढ़ा था, ओवेरी की संरचना क्या होती है ना। अब हम बात करते हैं कि केटल में कौन सी सक्रिय थी। अब हम बात करते हैं मेयर की। मेयर यानी जो घोड़ी होती है उसकी, और जो सुअर होता है, सो होता है, सुअर, इसको हम सौ भी कहते हैं, इसकी बात करते हैं। इन दोनों की साथ में बात हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों में जो सक्रिय ओवेरी है वो कौन सी रहेगी, लेफ्ट रहेगी, है ना। रोमिनेंट में राइट थी, इसमें सक्रिय ओवरी कौन सी रहेगी, सक्रिय अंडाशय, है ना। ये ज्यादा सक्रिय है ना, ज्यादा सक्रिय अंडाशय। अंडा तो दोनों से निकलता है, लेकिन ज्यादा सक्रिय कौन सा रहेगा इनमें, मेयर और सुअर में ज्यादा सक्रिय अंडाशय कौन सी होती है, लेफ्ट ओवेरी, लेफ्ट ओवेरी। कौन सा ज्यादा सक्रिय होगा, माई अंडाशय। ठीक है, बाया ओर का। डोमिनेंट में हमने पढ़ा था राइट साइड का, क्योंकि लेफ्ट साइड में रोमन था, और यहाँ पर लेफ्ट ओवेरी। अब ये कंफ्यूजन अक्सर हो जाता है, और क्वेश्चन यही से आते हैं कि मेयर में कौन सी ओवेरी सक्रिय होती है, तो लेफ्ट साइड की। इसका कारण क्या है, रोमिनेंट, रोमिनेंट में भी रोमन था और इसमें भी रोमन कारण है। वहां पे रोमन होने के कारण लेफ्ट ओवरी सक्रिय नहीं थी, यहाँ पे रोमन नहीं होने के कारण, इनमें रोमन नहीं होता है, मेयर और सो मोनोगेस्ट्रिक एनिमल है, रोमन यहाँ पे नहीं होगा, तो सक्रिय ओवरी कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट ओवरी। इसका कारण क्या है, क्योंकि रोमन अनुपस्थित होता है। ठीक है, रोमन अनुपस्थित होता है, रोमन नहीं होगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा, जिससे सक्रिय क्या हो जाएगी, लेफ्ट ओवरी सक्रिय हो गई। ठीक है, एक चीज तो ये आपको याद रखना, रोमन, जब भी ओवेरी की सक्रियता की बात आ जाए आपके दिमाग में रोमन आना चाहिए। रूमिनेंट में रोमन होता है लेफ्ट साइड में, तो ओवेरी सक्रिय होगी राइट साइड की। मेयर और सो है, इसमें रोमन नहीं होगा, रोमन होता लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में रोमन ही नहीं है, तो सक्रिय ओवरी कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट ओवेरी। ब्लड सप्लाई की बात हो रही है। अब हम आकार की बात करते हैं। आकार, ओवेरी पढ़ रहे, इसका आकार देखते हैं अलग अलग पशुओं में। रूमिनेंट की बात करते हैं, मैं रूमिनेंट लिखूं तो आपको समझ में आना चाहिए, गाय, भैंस और बकरी और भेड़, रूमिनेंट्स। ठीक है, रूमिनेंट्स। इसमें आकार कैसा रहेगा, बादाम का शेप, बादाम के आकार की, बादाम के आकार की। ठीक है, बादाम की तरह, अलमोंड शेप, अलमोंड शेप। ठीक है, अलमोंड शेप हो गई। चलो, ये हमने पहले भी पढ़ा। मेयर की बात करते हैं, मेयर में कैसी हो जाएगी, मेयर में होती है बीन शेप, बीन शेप, या फिर किडनी शेप, किडनी शेप। कैसा होता है बीन शेप, बीन यानी जो दलहनी फसलें होते हैं, चमला होता है, आपने देखा होगा, ऐसा होता है, यहाँ से उभरा हुआ, पीछे से ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है बीन शेप। इसी तरह किडनी होती है, ये ऐसी ओवेरी किसमें होगी, मेयर में, घोड़ी में ऐसी ओवरी होती है, बीन शेप और किडनी शेप। चलो भाई, ठीक है। सौ, सौ में कितने बच्चे होते, 12। और जो मुर्गी है, जो पोल्ट्री है, ये रोज अंडे का निर्माण करती है, तो इसमें अंडे बहुत ज्यादा बनते हैं। तो जो ओवेरी को देखोगे आप, ओवेरी ऐसी होगी, सौ की, जो अपन पोल्ट्री की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे अंडे इसकी सतह पर अपने को देखने को मिलते हैं, यूं चारों तरफ अंडे देखने को मिलते हैं। जैसे ये छोटा फिर बड़ा, क्योंकि ये मेच्योर होती रहती है, एक साइकिल चलती है, तो बहुत सारे अंडे ओवेरी पे देखने को मिलते हैं। किसमें, जो सो है, सुअरी है और मुर्गी है, क्योंकि सुअरी में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, तो बहुत सारे अंडे एक साथ बनते हैं। इसी तरह मुर्गी में होता है। बाकी घोड़ी और रूमिनेंट है,
एक ही बच्चा बनता तो एक ही अंडा दिखने को मिलता है यहाँ पे जो ओवरी की सरफेस पे। लेकिन मुर्गी और 100 है, इसमें बहुत सारे अंडे देखने को मिलते हैं। तो ओवेरी को हम जब देखते हैं तो बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह दिखती है। अंगूर का गुच्छा देखा, अलग 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 अंगूर चारों तरफ लगे होते हैं, तो कैसी दिखेगी? बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स अंगूर के गुच्छे की तरह। ठीक है, अंगूर के गुच्छे की तरह, गुच्छे की तरह ऐसी ओवेरी आ जाए तो आपको सीधा दिमाग में आना चाहिए बंच ऑफ ग्रेप्स, यानी एक ही गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं। उसी तरह एक ही ओवरी से बहुत सारे अंडे निकलेंगे एक समय में, तो वो किस में मिलेंगे? 100 में, क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा होते, मुर्गी भी ज्यादा अंडे, रोज अंडे बनाती है, इसलिए इनमें ओवरी ऐसे दिखेगी। अब हम डॉग की बात करते हैं। डॉग यानी बिच, बिच की ओवरी कैसी हो जाएगी? ओवल शेप, ओवल शेप, ओवल शेप मतलब अंडे के आकार की। ठीक है, अंडे की तरह दिखती है। अंडा देखा आपने? अंडे की तरह ऐसी इसकी साइज होती है। ठीक है, ओवेरी के हमने सभी जानवरों में आकार देख लिया, किससे जुड़ी होती है, कौन सी ओवेरी कौन से जानवर में ज्यादा सक्रिय होती है। सक्रियता का जब भी क्वेश्चन आ जाए, रूमिनेंट में राइट करना है, बाकी सभी में लेफ्ट ओवेरी ज्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, हम कैमल की उनकी अलग बात करेंगे, लेकिन जो ये पशु है इनमें घोड़ी और सौ में कौन सी एक्टिव होगी? ज्यादा लेफ्ट ओवेरी। ठीक है, रूमिनेंट में बात करेंगे तो राइट ओवेरी। ये कभी नहीं भूलना ना, नेगेटिव ऐसे क्वेश्चन नेगेटिव नहीं होने चाहिए, ये क्वेश्चन सही होंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जो मुश्किल क्वेश्चन है वो किसी को नहीं आएंगे तो वो सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेंगे। लेकिन जो आसान कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है वो यदि आप नेगेटिव करते हो तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन सही करते हो तो आपको नेगेटिव नहीं होगा और जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, रोमन आपके दिमाग में आना चाहिए जब भी ओवेरी की बात होती है। ठीक है, ओवेरी की बात हमने कर ली। ओवेरी के बाद में क्या था? ओविडक्ट। क्या आ जाएगी? ओविडक्ट, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। हम एक एक करके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनको पढ़ेंगे। पहले ओवेरी पढ़ ली, अब ओवेरी को यूट्रस से यानी गर्भाशय से कौन जोड़ता है? फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, ये सर्विक्स हो गई, ये यूट्रस हो गया। इसके बाद में दो हॉर्न होते हैं, नीचे घूमे हुए दो हॉर्न होंगे, छोटा यूट्रस होता है और हॉर्न काफी लंबे होते हैं। ठीक है, ये हॉर्न होते हैं, ये यहाँ से ओवेरी जुड़ी होती है। ये यहाँ पे क्या होती है? ओवेरी, ओवेरी, ये तो हमने पढ़ ली। ये क्या होते हैं? सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, किसके? यूट्रस के हॉर्न। ये यूट्रस की बॉडी होती है। ठीक है, बॉडी किसकी? यूट्रस की। ये सर्विक्स है, सर्विक्स कहते हैं इसको। ठीक है, और ये क्या हो गई? वेजाइना। हम ऐसे पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ओवरी पढ़ ली, अब हम पढ़ते फेलोपियन ट्यूब। तो ओविडक्ट है ये पूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवेरी, इसको ओविडक्ट बोलते हैं। तो जो ओविडक्ट का जो लास्ट का अंतिम सिरा होता है जो ओवेरी से जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं? हम इनफंडिबुलम। ये थोड़ा इनफंडिबुलम कैसा होगा? ऐसे फैला रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। ठीक है, फनल शेप का होगा ऐसे, ताकि अंडे को जल्दी से पकड़ के और ओविडक्ट में ले आए। और ओविडक्ट का यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो भाग होता है इस पूरे को क्या बोलते हैं? एम्पुला। कौन सा पुल्ला है ये? एम्पुला, यानी जो फूला हुआ भाग होता है, बीच का हिस्सा होता है, यहाँ पे क्या होता है? निषेचन होता है, अंडा यहाँ पे आ जाता है, उसके बाद में निषेचन होगा, और जो सीमन है, जो स्पर्म आता है, उसका जो फाइनल मेच्योरेशन होता है, फाइनल कैपेसिटाइजेशन कहाँ पे होगा? एम्पुला में। ठीक है, और ये क्या है? इस्थमस। इस भाग को क्या बोलते हैं? इस्थमस, इस्थमस। ठीक है, इस्थमस क्या करता है? तो ओविडक्ट को
जो गर्भाशय है, हॉर्न है, उसको आपस में जोड़ता है, उसको हम इस्थमस कहते हैं। एम्पुला में क्या होता है, एक तो निषेचन, ठीक है, निषेचन होगा, यानी जो शुक्राणु और अंडाणु का मिलन है वो एम्पुला में होगा। इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है, और यहाँ जो स्पर्म है, शुक्राणु है, स्पर्म का फाइनल कैपेसिटाइजेशन, फाइनल कैपेसिटाइजेशन होता है, फाइनल कैपेसिटाइजेशन, यानी फाइनल जो मेचुरेशन है वो कहाँ पे होगा, एम्पुला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 भाग है, हम तीनों भागों को एक बार यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले कौन सा भाग है, इनफंडीबुलम, इनफंडीबुलम, ठीक है, इनफंडीबुलम। ये कौन सा भाग होता है, जो ओविडक्ट और ओवेरी को जोड़ता है आपस में, उसको क्या बोलते हैं, इनफंडीबुलम। एक ऐसा होता है, फनल शेप होता है, कीमा के आकार का होता है, कीमा देखा आपने, कीमा के आकार का, जो ओवेरी को थोड़ा कवर करके रखता है, ठीक है। जो मुर्गी होती है, पोल्ट्री होती है, मुर्गी में निषेचन कहाँ पे होगा, निषेचन कहाँ पे होगा, इनफंडीबुलम में, ठीक है, मुर्गी में निषेचन इनफंडीबुलम में हो रहा है, बाकी जानवर में एम्पुला में होगा। और ये क्या करता, अंडे को पकड़ता ओवेरी से और ओविडक्ट के अंदर लाता है, इतना ही काम है इसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं एम्पुला। एम्पुला बड़ा क्षेत्र होता है, बीज का फुला हुआ भाग होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ निषेचन होता है, निषेचन होता है। मुर्गी में काम, मुर्गी में पहुंचे तो इनफंडीबुलम में, बाकी जानवर में निषेचन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इनफंडीबुलम में, एम्पुला में होगा। निषेचन बाकी जानवरों में कहाँ होगा, एम्पुला में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एम्पुला में हो जाएगा। यहाँ शुक्राणु का जो फाइनल मेचुरेशन है, फाइनल कैपेसिटाइजेशन है, कैपेसिटाइजेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है वही फाइनल कैपेसिटाइजेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर आता है अपना इस्थमस। इस्थमस ये क्या करता है, गर्भाशय को और गर्भाशय व ओवेरी को जोड़ता है, ओवेरी को आपस में जोड़ता है, आपस में जोड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन है, रूमिनेंट में निषेचन कहाँ होता है, निषेचन कहाँ होता है, कहाँ होता है। सबसे पहला ऑप्शन, एग्जामिनर आपको इस्थमस दे देता है, इस्थमस, ये भी भाग है, किसका है, ओविडक्ट का, यहाँ भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपको दे देगा एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपको दे देता है यूट्रस, यूट्रस, और चौथा दे देता एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर, एम्पुला और इस्थमस आपस में जुड़ते हैं, इस्थमस के जंक्शन पर, जंक्शन पर, एम्पुला और इस्थमस का जंक्शन ये हो गया, ठीक है, और ये इस्थमस हो गया, ये एम्पुला हो गया, यहाँ पे होता है या यहाँ होता है एम्पुला में, या इस्थमस यहाँ होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर, ये थ्योरी हमने पढ़ी, उसके आधार पर आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। हम इस क्वेश्चन को अगली क्लास में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।